राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले आपको देखना होगा यूएनएचआरसी। यूएनएचआरसी ये विश्व लेवल की मानवाधिकार की सबसे बड़ी संस्था है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1948 को हुई। इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि इसी दिन 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की क्या की गई? स्थापना की गई। इसका काम क्या है? इसका काम इसके नाम से ही लग रहा होगा, मानवाधिकार। मानवाधिकार का मतलब होता है ये मानव के अधिकार के लिए क्या करती है? का काम करती है कि अगर मानव के अधिकार का उल्लंघन होगा तो ये सरकार के ऊपर क्या बनाती है? दबाव। जैसे अगर किसी आम आदमी के अधिकारों के हनन हो रहा है तो तुम्हारी तो वहां सुनी नहीं जाएगी, लेकिन अगर कोई संगठन आवाज उठाएगा तो वहां उसकी बात सुनी जाएगी। तो 10 दिसंबर 1948 को इसकी स्थापना की गई। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी देश के लोगों ने एक कन्वेंशन किया, मतलब एक सम्मेलन किया, और उस सम्मेलन में कहा गया कि मानव के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए एक आयोग की स्थापना करनी चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबसे बड़ी जो संस्था है वो क्या है? यूएनओ। यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को इस आयोग को क्या कर दिया? मान्यता दे दी और इसी दिन इसकी स्थापना हुई। लेकिन इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, चाहे ठीक है। ये विश्व लेवल पर काम करती है और जो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होती है ये देश में काम करती है। हर देश में अपना अपना एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा। जैसे देश के स्तर पर होता है वैसे राज्य के स्तर भी राज्य मानवाधिकार आयोग होता है। देखो यहाँ तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये समझ में आ गया ना? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का क्या किया गया? गठन। अब हम आपको बताते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। पहले आप संवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था के बारे में पहले जानें। संवैधानिक संस्था का मतलब होता है कि जिसका वर्णन संविधान में किया गया हो, यानी जिसके बारे में संविधान में लिखा गया होता है उसको हम कहते हैं संवैधानिक संस्था। जैसे चुनाव आयोग ये संवैधानिक संस्था है, ठीक है। और जैसे चुनाव आयोग हो गया, मतलब सर्वोच्च न्यायालय हो गया, ये सब क्या है? संवैधानिक संस्थाएं, क्योंकि इनका उल्लेख संविधान में है। तो गैर संवैधानिक संस्था कौन होती है? गैर संवैधानिक संस्था का मतलब होता है जिसका उल्लेख संविधान में ना हो। कहाँ ना हो? संविधान में, यानी संसद से पास होके आए, संसद से। तो 1992 में ये लोकसभा में ये विधेयक पास हुआ कि मानव के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए एक आयोग का गठन करना चाहिए 1992 में। और वो 1992 में लोकसभा से पास हुआ और 12 अक्टूबर 1993 से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या किया गया?
गठन। अब पेपर में पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। याद समझ। और इसमें जो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। अब 2019 के पहले ये नियम था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो चेयरमैन बनेगा वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश बनेगा। ध्यान सुनना इसको। 2019 तक ये नियम था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष बनेगा वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। लेकिन 2019 में इसमें चेंजिंग कर दिया गया, कहा गया कि कोई जरूरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है और अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं, मतलब कोई जरूरी नहीं कि वो मुख्य न्यायाधीश ही हो। कार्यकाल इनका होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। यानी अगर पता चला कि वो 3 साल उनका कार्यकाल होता है, लेकिन अगर 3 साल के पहले ही उनकी उम्र 70 साल हो जाएगी तब भी वो क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। और इसका मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली, और इसके जो महासचिव हैं वो क्या है, जयदीप गोविंद। इसकी संरचना कैसी होती है, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 13 सदस्य होते हैं। अभी तक 2019 के पहले 9 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? लेकिन 2019 में 4 सदस्य और बढ़ा दिया गया। कौन बढ़ा दिया गया? इसमें इसके सदस्य होते कौन कौन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, जैसे हो गया पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया। इन सबके जो सदस्य होते हैं वो इसके सबके क्या होते हैं, चेयरमैन के सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 13 सदस्य होते हैं। इन 13 सदस्य में समझ में आए कौन कौन होते हैं? एसटी आयोग के जो चेयरमैन होंगे, एससी आयोग के जो चेयरमैन होंगे, ओबीसी आयोग के जो चेयरमैन होंगे, महिला आयोग के जो चेयरमैन होंगे, ये सब इसके क्या होते हैं, सदस्य। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपने मन से इनकी नियुक्ति नहीं करता है, राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करता है। 6 सदस्यीय एक समिति होता है, उसी 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर क्या करता है, इनके सदस्यों और इनके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो पेपर में पूछा जाएगा कि मानवाधिकार के चेयरमैन का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति। चाहे सदस्य हो, चाहे अध्यक्ष हो और चाहे सदस्य हो, दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपने मन से इनकी नियुक्ति नहीं करता है, एक 6 सदस्यीय एक समिति होती है उसकी सिफारिश पर। लेकिन ये समिति जो सिफारिश देगी वो सिफारिश राष्ट्रपति को बाध्य मानने के लिए वो बाध्य होगा, यानी राष्ट्रपति उसको इनकार नहीं कर सकता। उस 6 सदस्यीय समिति में होते कौन कौन है? पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, गृह मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता। ये 6 लोग मिलके राष्ट्रपति को सुझाव देंगे कि इस आदमी को क्या करना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या बनाना है, चेयरमैन। चाहे चेयरमैन बनाना हो चाहे सदस्य। अगर ये अध्यक्ष या सदस्य अगर त्यागपत्र देंगे तो त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। और हटाता कौन है? जैसे त्यागपत्र देने का मतलब है कि वो अपने आप त्यागपत्र ना दे, पता चला कि वो कोई भ्रष्टाचार वाला काम कर रहा हो तो राष्ट्रपति उसको पद से हटा भी सकता है। और ये समझ आए ना? अब एच.एल. दत्तू जो थे ये इसके चेयरमैन रह चुके हैं। इन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है ना, ये दंतविहीन बाघ है, दंतविहीन बाघ। तो पेपर में आएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दंतविहीन बाघ किसने कहा था? तो एच.एल. दत्तू। दंतविहीन बाघ क्यों कहा गया? दंतविहीन बाघ का मतलब कि बाघ दांत से ही काटता है, इसके दांत नहीं है, दांत का मतलब ये काट नहीं सकता, इसका मतलब कि इसके पास सजा देने की पावर नहीं है, सजा देने की पावर नहीं है, इसीलिए इसको दंतविहीन बाघ कहा जाता है। क्योंकि ये इसके पहले चेयरमैन रह चुके हैं। इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए तो बनाया गया है, लेकिन ये ज्यादा इसके पास पावर मिली ही नहीं है,
ये सिविल न्यायालय की तरह है। सिविल की मतलब ये ना तो आपके ऊपर केस कर सकता है, ना आपके ऊपर जुर्माना लगा सकता है, ना ये सजा सुना सकता है। तो फिर ये करता क्या है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सुझाव देता है कि राष्ट्रीय मानव के अधिकार के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। अब लिखिए मानवाधिकार के कार्य, ये इसके क्या है, ये इसके पहले कार्य हैं। पहला कार्य इसका क्या है, मानव अधिकार उल्लंघन संबंधी जांच करना। जैसे देश के स्तर पर होगा तो देश की संस्था काम करेगी। जैसे 2019 में 370 जम्मू कश्मीर से खत्म हुआ, तो जो पूरी दुनिया के जो मुस्लिम कंट्री हैं, वो कुछ मुस्लिम कंट्रियों ने आरोप लगाया कि जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, इनके अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, क्योंकि वहां इंटरनेट को पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, बंद। तो यूएनएचआरसी आएगी इसकी जांच करने। ऐसे जब देश के स्तर पे अगर कोई घटना घटेगी तो उसकी जांच कौन करेगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मानव आयुक्त मामलों में हस्तक्षेप को रोकना। तो अब इसके हम देखेंगे कार्यों शक्तियां। इसके कार्य क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्य क्या हैं। इसको शक्ति इसके पास ज्यादा नहीं है, इसलिए एच.एल. दत्तू ने इसको नाम क्या दे दिया कि ये दंड विहीन बाघ है, केवल डरा सकता है, ये काट नहीं सकता। मानव अधिकार उल्लंघन संबंधी ये जांच करती है ये संस्था, कि अगर मानव के अधिकार का कोई उल्लंघन हो रहा है तो ये इसकी क्या करेगी, जांच। मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में क्या कर सकता है, ये हस्तक्षेप कर सकता है। और जेल बंदी गृह जाकर सुधार की क्या कर सकता है, अनुशंसा कर सकता है, कि मतलब कि इनको अच्छा खाना देना चाहिए ना, नाश्ते में क्या देना चाहिए, मतलब कि उनमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, कि इनको शिक्षा दी जाए कि जिससे ये आगे चल के क्राइम ना करें। तो ये जेल बंदी गृह जान रहे हो, जाकर सुधार की क्या करना, अनुशंसा। मानव अधिकार से संबंधित किसी समझौते का क्या करता है, ये अध्ययन। यह राज्य तथा केंद्र सरकार को मानव अधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए कदम उठाने की क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। लेकिन केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसको माने ना माने वो उसके ऊपर है, मतलब ये दबाव नहीं बना सकता। सीमाएं क्या हैं, इसे किसी व्यक्ति को सजा या आर्थिक दंड देने का अधिकार नहीं है। जब तक सजा और आर्थिक दंड देने का अधिकार नहीं होगा तब तक कि कोई डरेगा ही नहीं, मतलब ये जुर्माना नहीं लगा सकती है। जैसे सुने होंगे कि एनजीटी, ये पर्यावरण पर कार्य करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ये पर्यावरण की क्या है, सबसे बड़ी संस्था है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर 500 करोड़ रुपए का जुर्माना ये लगा दी थी एनजीटी। लेकिन इसके पास ना किसी व्यक्ति को ये दंड दे सकती है, ना तो ये जुर्माना लगा सकती है कि मतलब तुम्हें 2 लाख 3 लाख रुपए देना है। तो इसके पास ज्यादा पावर तो है ही नहीं। फिर इसको बनाया क्यों गया है, इसको बनाया गया है कि ये थोड़ा बड़ी संस्था है, अगर ये सरकार के खिलाफ या कुछ बोलेगी तो ये थोड़ा हाईलाइट होगा, और जब हाईलाइट होगा तो सरकार के ऊपर क्या बनेगा, दबाव। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग की इस समय जो चेयरमैन है ना, चेयरपर्सन, वो है रेखा शर्मा। इसे किसी व्यक्ति को सजा या आर्थिक दंड देने का अधिकार नहीं है, यह केवल सिविक न्यायालय की तरह क्या करता है। तो पेपर में पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार किसकी तरह कार्य करती है, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की सिविल न्यायालय। तो सिविल न्यायालय की, जैसे सिविल न्यायालय सिर्फ सजा सुनाती है, कोई उसके ऊपर सजा नहीं, जैसे सुनवाई करती है लेकिन सजा नहीं सुना सकती। इसके द्वारा की गई सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो सलाह दे, केंद्र सरकार उसको माने कि ना माने, वो केंद्र सरकार की इच्छा पर डिपेंड है। तो जैसे देश के स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार होता है, ऐसे हर राज्य वाले, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हर राज्य वाले भी अपने अपने यहाँ राज्य मानवाधिकार आयोग बनाए हैं। इसके द्वारा दी गई सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, यह केवल उन मामलों की जांच कर सकता है जिसे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक ना हो, या इसकी जांच राज्य मानवाधिकार आयोग या अन्य आयोग द्वारा ना किया जा रहा हो। यानी
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सिर्फ उसी की जांच कर सकती है जिसको घटित हुए 1 साल से क्या हुआ हो, ज्यादा ना हुआ हो, और इसको किसी राज्य की राज्य मानवाधिकार इसकी जांच ना कर रही हो, या ये सीबीआई के दायरे में ना हो कि उसकी कोई सीबीआई जांच कर रही हो, या उसके ऊपर कोई ईडीआई कोई समिति, ये कोई समिति बनाई गई हो कि मतलब ये इसकी जांच करेगी। अगर ये सब होगा तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार उस पर काम नहीं कर सकती है। अब हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तो आप समझ गए, अब आप समझेंगे उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग। वो 1993 में उसका गठन किया गया और ये 1996 में, यानी 3 साल बाद। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो जस्टिस बालाकृष्ण नारायण। ये वर्तमान में इसके क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार के क्या है? चेयरमैन। जो पहले अध्यक्ष थे वो थे एपी मिश्रा, ये दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। 2019 के पहले ये नियम था कि इसका जो चेयरमैन बनेगा वो अगर राज्य का बनेगा तो हाई कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश बनेगा, अगर राष्ट्रीय वाला बनेगा यानी केंद्र वाला बनेगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होगा। लेकिन 2019 में इसमें चेंजिंग कर दिया गया, कहा गया कि रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी बन सकते हैं। इसकी संरचना कैसे होती? जैसे उसमें संरचना पढ़े थे, उसमें एक अध्यक्ष होते थे और 13 सदस्य, और इसमें होता क्या, एक सचिव होते हैं। इसमें क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा, सिर्फ 2 सदस्य होंगे। उसमें कितना सदस्य थे? 13, और एक सचिव होगा। एक अध्यक्ष जो होगा वो हाई कोर्ट रिटायर्ड न्यायाधीश होगा या अन्य न्यायाधीश, यानी वो रिटायर वाले ही होंगे, यानी या तो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हो, हाई कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, यहाँ थोड़ा सही कर लीजिएगा, यहाँ लिखा है रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। और इसके सदस्य कौन कौन होंगे? हाई कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश एक मेंबर होगा। अगर हाई कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश नहीं हो तो वो 7 साल का क्या हो, उसके पास किसी हाई कोर्ट में वकालत की हो, अनुभव हो। और दूसरा जो सदस्य होगा वो मानवाधिकार आयोग का कोई क्या होगा, विशेषज्ञ होगा। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार की नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति। तो जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार वो देश के स्तर पर काम करती है, जो राज्य मानवाधिकार आयोग होते हैं ये राज्य के स्तर पर काम करते हैं। तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, त्यागपत्र ये राज्यपाल को देंगे, लेकिन हटाता कौन है? तो पेपर में पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार के चेयरमैन को उसके पद से हटा कौन सकता है? तो राष्ट्रपति। नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, त्याग पत्र राज्यपाल को देंगे, लेकिन हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति। और इनकी नियुक्ति करेंगे जो अध्यक्ष, सदस्य, जो ये सचिव है, इनकी जो नियुक्ति होगी ये एक 6 सदस्यीय समिति होगी उसी की सलाह पर, और राज्यपाल उसको मानने के लिए बाध्य होगा। इन्हें राज्यपाल उसके इनकार नहीं कर सकता कि ये आदमी अच्छा नहीं है, इसको हम चेयरमैन नहीं बनाएंगे। जैसे उसमें क्या था? पीएम, तो इसमें क्या है? सीएम। उसमें गृह मंत्री थे तो इसमें राज्य के गृह मंत्री। विधानसभा का अध्यक्ष थे, उसमें लोकसभा का अध्यक्ष थे। विधानसभा के विपक्ष का नेता, विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद के विपक्ष के नेता। और इनका कार्यकाल भी 3 साल या 70 वर्ष की आय जो भी पहले हो जाए वो क्या होंगे? इसके रिटायर होंगे। यानी ये पेपर में पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष की नियुक्ति समिति में कौन शामिल नहीं होता है? नंबर 1 विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा के विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो इसमें राज्यपाल चयन समिति में नहीं होता है। यानी यही 6 लोग चयन करेंगे कि अध्यक्ष कौन बनेगा, सदस्य कौन बनेगा और महासचिव कौन बनेगा। तो अगर वो केंद्र राष्ट्रीय वाला राष्ट्रीय मानवाधिकार समझ में आ गया होगा तो ये उसी का सेम टू सेम है। जैसे वो वहां प्रधानमंत्री हुआ करते थे, यहाँ मुख्यमंत्री हैं। वहां गृह मंत्री हुआ करते थे, यहाँ राज्य के गृह मंत्री होंगे। वहां लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष। और इनका कार्यकाल इतना होता है और ये दोबारा नियुक्ति होने के क्या होते हैं? पात्र होते हैं।